हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के अपने चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत। मैं योगेंद्र बहादुर सिंह और मेरा मिशन तेरा तुझको अर्पण। एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। एलिमेंट्री फंक्शंस के नाम से भी कहीं कहीं सिलेबस में ये दिखा। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का यहाँ मतलब क्या है, इस प्लेलिस्ट में हम क्या पढ़ेंगे। e टू दी पावर z जैसे फंक्शंस पढ़ेंगे, साइन z, कॉस z, टेन z जैसे फंक्शंस पढ़ेंगे, साइन हाइपरबोलिक z, कॉस हाइपरबोलिक z जैसे फंक्शंस पढ़ेंगे, और साइन इनवर्स z, कॉस इनवर्स z जैसे फंक्शंस पढ़ेंगे, लॉग z जैसे फंक्शंस पढ़ेंगे, और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स z जैसे फंक्शन पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन, और कौन छूटा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंक्शंस हैं। इन्हें ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कहते हैं। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। अब इसमें अगर x रियल है तो इसको हम लिखेंगे ऑफ रियल क्वांटिटीज। z यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बिलोंग्स टू कैपिटल C। कैपिटल C माने सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कैपिटल R बोले तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। देखो कैपिटल R, कैपिटल C, इनका जो उच्चारण बच्चे करते हैं, ये मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ, बहुत फूहड़ करते हैं। पूछिए आर क्या चीज़ है तो कोई तो बोल देगा रियल नंबर है, कोई बोल देगा सेट ऑफ रियल नंबर है। ये दोनों गलत है। पहली बात तो ये नंबर नहीं है, ये सेट है, तो रियल नंबर मत बोलिएगा। दूसरी बात, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं है, ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में एक शब्द का फर्क है, लेकिन भावार्थ में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो कैपिटल आर को जब भी आप उच्चारित करिएगा, प्रोनाउंसिएट करिएगा, तो क्या प्रोनाउंसिएट करिएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ऐसे ही कैपिटल सी को आप बोलेंगे सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब ये जो 6 फंक्शंस हैं, इन्हें कहते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। तो इन फंक्शंस को इस टाइटल के तहत भी बुक्स में परोसा जाता है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। इन्हें ही एलिमेंट्री फंक्शंस के नाम पर भी परोसा जाता है, और इन्हें ही अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो सिलेबस है उसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लिखा हुआ है। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस एंड देयर सेपरेशंस। सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अगर साइन जेड कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो इसके 2 पार्ट्स होंगे ना, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। z कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इसको हमेशा हम x प्लस आई वाई लेंगे, और z का कोई फंक्शन है यानी f ऑफ x प्लस आई वाई, तो इसके भी 2 पार्ट्स होंगे। तो एक रियल पार्ट होगा, उसमें भी एक्स वाई होगा, और एक इमेजिनरी पार्ट होगा, उसमें भी एक्स वाई होगा। तो फंक्शन का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऐसे लिखेंगे हम। तो किसी फंक्शन को सेपरेट करना माने उसको u प्लस आई वी के रूप में लिखना, उसका रियल पार्ट, उसका इमेजिनरी पार्ट निकालना। ठीक है भाई।
अब देखो ये लिखावट हमें ये पढ़ना है, तो ये अंदर से भाव उठ रहा है कि ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर हमें log x मालूम है तभी तो हम log z पढ़ेंगे। इसमें log z कहाँ है ये? अगर हमें sin x मालूम है तभी तो हम sin z पढ़ेंगे। अगर हमें e टू दी पावर x मालूम है तभी तो हम e टू दी पावर z पढ़ेंगे। उन्हीं से मिलते जुलते हैं ना, लेकिन वही नहीं है। वही क्यों नहीं है, बात को समझना। जैसे कि हमने लिख दिया sin x, तो ये x क्या चीज़ है? एंगल है। x इज एंगल। यदि x रियल है तो, है ना। और sin x राइट एंगल ट्राइएंगल के साइड्स का एक रेशियो है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। लेकिन अब आप विचार करें, इफ z बिलोंग्स टू कैपिटल C, देन व्हाट विल बी sin z? इज इट अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो of the sides of a right angle triangle? No, never. आप कॉम्प्लेक्स नंबर वाला एंगल कैसे बनाओगे? मान लो हम कहते हैं 30 डिग्री प्लस आयोटा इंटू 60 डिग्री, ये लो बनाओ, एंगल कैसे बनाओगे? हाउ इज इट पॉसिबल? तो साइन z में z एंगल नहीं है। साइन z में z इज नॉट एन एंगल। एकदम ध्यान से बात समझिएगा। साइन z में z एंगल नहीं है। प्रश्न उठना है फिर साइन z क्या है गुरुजी? तो ये सब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। इसी प्रकार से साइन इनवर्स x पूरा का पूरा एक एंगल होता है। साइन इनवर्स x वो एंगल है जिसका साइन x हो, ठीक है। लेकिन साइन इनवर्स z एंगल नहीं है। z कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो ऐसा कौन समकोण त्रिभुज तुम बना लोगे जिसका एंगल कॉम्प्लेक्स नंबर हो? बना लोगे क्या? तो ये जो फंक्शंस हैं इन्हीं जैसे तो दिख रहे हैं, लेकिन ये हैं बिल्कुल अलग। दीज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दीज। लेकिन इन्हें हमें जानना चाहिए। ये हम जानेंगे तो ये बेहतर जानेंगे। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसमें इन्वॉल्व है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स। उनके बारे में तो आप हाई स्कूल से या आप तो और पिछली कक्षा से, नहीं हाई स्कूल से ही शुरू होता होगा, वहाँ से पढ़ते चले आ रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप इंटरमीडिएट में पढ़े थे। उसी समय लॉग फंक्शन, जहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पढ़ाई हुई होगी वहीं बगल में चैप्टर लॉगरिथमिक फंक्शन का भी होता है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहाँ पढ़े होंगे वहीं आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े होंगे। जहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े होंगे वहीं लॉग फंक्शन पढ़े होंगे। अब रही बात इसकी और इसकी, ये बीएससी में ही इंट्रोड्यूस होता है। हाइपरबोलिक फंक्शंस किसी भी बोर्ड में, कहीं भी पूरे देश में कहीं भी हाइपरबोलिक फंक्शंस इंटरमीडिएट में नहीं है। ये हमेशा ग्रेजुएशन में ही इंट्रोड्यूस होता है। तो अब अगर आप ग्रेजुएशन के, अगर माने क्या, आप ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं तो आपने हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़ रखा होगा। हमारी एक प्लेलिस्ट ही अलग से है, हाइपरबोलिक फंक्शंस। लंबी सी प्लेलिस्ट है हाइपरबोलिक फंक्शंस, यही जिसमें ये x रियल क्वांटिटी है। हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ रियल क्वांटिटीज, खूब बड़ी सी प्लेलिस्ट है बच्चों, उसको खूब मन से पूरा देख डालो। हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में खूब डिटेल आइडिया है। इतनी बात समझ गए आप? अब देखो, हमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज के कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी जब हम इनकी स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा आइडिया आपको मैं दे रहा हूं, आप उसको देखें, सुने, सीखें। एकदम बेसिक सीरीज में उठा रहा हूं। 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम। ये अक्सर देखो इनफाइनाइट सीरीज के लास्ट में ये वर्ड लिखा रहता है, एड इन्फिनिटम। इन्फिनिटम ये है।
इसी को शॉर्ट में ऐड तो पूरा लिखते हैं, लेकिन ये इन्फिनिटम न लिख करके INF डॉट लिखते हैं। इसका मतलब होता है, इंग्लिश में इसका अनुवाद है अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। हिंदी में इसका अनुवाद है अनंत तक। एक एक चीज मैं आपको सिखाते चल रहा हूं, अनंत तक। ओके, अब देखिए इस सीरीज की बात देखिए। कन्वर्जेंट सीरीज किसको कहते हैं आपको मालूम ही है। यदि किसी सीरीज का सम फाइनाइट और यूनिक आ जाए, फाइनाइट माने फाइनाइट और यूनिक माने कि सम एक ही आवे उत्तर, जैसे पूरे टर्म को जोड़ दिए तो हम पूछे कितना आया तो आप एक आंसर बताएं, ये ना बताएं कि ऐसा होने पर इतना आएगा वैसा होने पर इतना आएगा, तो ये यूनिकनेस नहीं होता है। तो किसी भी सीरीज का सम, किसी भी सीरीज का सम यदि फाइनाइट और यूनिक आए तो उसको हम कन्वर्जेंट सीरीज कहते हैं। उदाहरण के लिए एक ज्योमेट्रिक सीरीज हम लेने जा रहे हैं, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम। अगर ये ना लिखा जाए, ऐसे छोड़ दिया जाए, तब भी यही माना जाता है कि एड इन्फिनिटम। तो क्या इसको आप पहचान रहे हैं? ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। झटके में इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मत बोल देना। प्रोग्रेशन माने सीक्वेंस, फिर कामा लगेगा, प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है तो सीरीज हो गया। ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम आप इंटरमीडिएट में फार्मूला पढ़े हैं, ये बराबर कितना होता है? फर्स्ट टर्म अपान 1 माइनस कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो 1/2 दिख रहा है आपको, तो ये बराबर हो जाएगा 1/1/2 इज इक्वल टू 2 विच इज़ फाइनाइट एंड यूनिक, विच इज़ फाइनाइट एंड यूनिक। ओके, ये फाइनाइट है और एक संख्या है बस। इसलिए ये सीरीज कैसी हुई? कन्वर्जेंट। पहले तो ये कॉन्सेप्ट ले लें, क्योंकि आपने कन्वर्जेंट बहुत पढ़ा होगा तो आपको बड़ा भारी भारी लग रहा होगा, हम बहुत हल्के से बता दे रहे हैं। किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का सम यदि फाइनाइट और यूनिक आ जाए तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है भैया। इस सीरीज का समेशन नहीं निकल सका था, ये पुरानी बात बता रहे हैं, ऐतिहासिक बातें बता रहे हैं। आयलर नाम के लियोनार्ड आयलर नाम के मैथमेटिशियन ने सबसे पहली बार ये आभास किया कि ये कन्वर्जेंट है, माने इसका सम फाइनाइट और यूनिक है, लेकिन कितना है ये आज तक कोई निकाल नहीं पाया है एग्जैक्टली। बाद में मैथमेटिशियंस ने आयलर के सम्मान में स्पेलिंग देख लो भैया, लियोनार्ड आयलर, EULER, इसका उच्चारण वही करेंगे जो इंग्लिश के इस शब्द का करेंगे, आयलर का, यही इसका उच्चारण है। बात समझना, इसको बहुत से लोग यूलर पढ़ते हैं, लेकिन मैंने आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं इसलिए आप गलत नहीं पढ़ेंगे। तो बाद में आयलर के सम्मान में इनके नाम का ये जो है पहला अक्षर E, उसी से इसको डिनोट कर दिया गया। ये मान लिया गया कि इसका जो भी सम आएगा फाइनाइट और यूनिक वो E होगा। ये E नोटेशन है, ये कोई वैल्यू नहीं है, E नोटेशन है। एक नंबर ऐसे डाल दिया, E नोटेशन डाल दिया। E की वैल्यू आपको मालूम है सिर्फ कि ये 2 से 3 के बीच में होता है। तो E के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, इसका मतलब इस सीरीज के समेशन के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है। इस सीरीज का सम E माना गया है, यानी इस सीरीज का सम 2 और 3 के बीच में है, इतना आभास हो गया है। 2 पॉइंट कुछ करके लिखते हैं ना, लेकिन एग्जैक्टली इसका सम कितना है आज तक पता नहीं चला है। तो ये बेसिक सीरीज है। फिर आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा e⁻x, x जब रियल हो, x इसमें रियल नंबर है, तब e⁻x का अर्थ होता है 1 + 1/(1 + 1/(2 + so on होल टू दी पावर x। इंटरमीडिएट की बुक में इसको आप देखेंगे, इसको सिद्ध किया गया है कि ये बराबर होगा 1 + x/(1 + x² 2 + so on एड इन्फिनिटम। इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज ऑफ रियल क्वांटिटीज। दिस इज एक्सपोनेंशियल सीरीज। अब हम एक सीरीज लिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सीरीज 1 +
z अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन। अब कॉम्प्लेक्स सीरीज के कन्वर्जेंस की बातचीत हम कैसे करेंगे? इनफाइनाइट सीरीज हमारा प्लेलिस्ट देखिएगा तो लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में कॉम्प्लेक्स सीरीज के कन्वर्जेंस की बात थोड़ी समझाई गई है, मैं फिर आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। अब इसके हम कन्वर्जेंस की चर्चा कैसे करें तो आपके दिमाग में आएगा सर बहुत सारे टेस्ट है, लगाओ। कंपैरिजन टेस्ट है, रेशियो टेस्ट है, रूट टेस्ट है ना, राबीज टेस्ट है, लॉगरिथमिक टेस्ट है, वेट टेस्ट है, पीटीएस टेस्ट है, लगाइए। परंतु जितने भी टेस्ट आप जान रहे हो उन सभी में इनइक्वलिटीज का इस्तेमाल है कि इस चीज की लिमिट 1 से ज़्यादा है तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, 1 से कम है तो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट, जो भी है। मैंने हर जगह हर टेस्ट में लगभग 1 से ज़्यादा, 1 से कम, 1 से ज़्यादा, 1 से कम, यही सब तो है। अब ये जो ज़्यादा और कम है ये इन चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें नेचुरल ऑर्डरिंग कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में, कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में नेचुरल ऑर्डरिंग डिफाइंड नहीं है। नेचुरल ऑर्डरिंग्स यही दोनों, ग्रेटर देन एंड लेस देन, आर नॉट डिफाइंड। कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में ऐसी कोई बातचीत आप नहीं कर सकते हो जिस बातचीत में इन दोनों चिन्हों का इस्तेमाल हो। यानी आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर 0 से बड़ा है और कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर 0 से छोटा है। यानी कि आप नहीं बता सकते कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव है और कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव है। इसी प्रकार से आप नहीं बता सकते कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर किस कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा है या किस कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा है। इन सभी बातचीत के लिए इन चिन्हों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो आप नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। कभी कभी ना पूछने में बड़ा मज़ा आता है बच्चों से, 5 + 4i और 3 + 2i में बताओ बच्चों कौन बड़ा है कौन छोटा है या -5 + 4i, 5 - 4i, -5 - 4i और 5 + 4i। देख रहे हो ना, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। अब इसमें पूछ लो बताओ बेटा इसमें कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, तो बच्चे फंसते हैं, कुछ ना कुछ अंडबंड जवाब देते हैं। लेकिन आपको मैं राज की बात बता दिया हूँ तो आप जवाब नहीं दीजिएगा। आपसे अगर कोई पूछे तो बता दीजिएगा कि नेचुरल ऑर्डरिंग्स आर नॉट डिफाइंड इन कैपिटल C। कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में लेस देन ग्रेटर देन ये चिन्ह डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम नहीं बता सकते कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है या कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो समस्या हुआ कि फिर इसके कन्वर्जेंस की जांच कैसे होगी, फिर इनके कन्वर्जेंस की जांच कैसे होगी भाई। तो देखो इसका रास्ता क्या है, बहुत बढ़िया सा। हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो ये सिग्मा UN है, मान लो जिसको हमने डिनोट कर दिया, तो अब हम निकाल लेंगे सिग्मा मॉड UN, यानी हर टर्म का मॉड निकाल करके तब सिग्मा लेंगे। तो 1 का मॉड तो 1 ही होगा, प्लस ये हो गया मॉड Z अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस मॉड Z होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन। अब मॉड Z तो रियल नंबर न हो गया भाई। अगर Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर Z कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy है तो मॉड Z बराबर हो जाएगा √x² + y²। इसमें कहाँ आयोटा है, तो ये रियल नंबर बन गया, ये रियल नंबर बन गया। अब ये सीरीज बन गई रियल नंबर की। अब हम इसके कन्वर्जेंस की जांच कर सकते हैं। तो सिग्मा मॉड UN अगर कन्वर्जेंट है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो हम क्या कहते हैं, सिग्मा UN इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये डेफिनेशन है बेटा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो थोड़ा कन्वर्जेंस पढ़ लीजिए। कोई भी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तब कहलाती है जब करस्पॉन्डिंग
ये सीरीज मॉडुलस वाली सीरीज, सभी टर्म का मॉड ले लिया जाए, इसको पॉजिटिव टर्म सीरीज पीटीएस कहते हैं, इफ द करस्पॉन्डिंग पीटीएस इज कन्वर्जेंट। तो ध्यान से देखना, कॉम्प्लेक्स सीरीज है, सबका मॉड ले लिया, रियल नंबर्स की सीरीज बन गई, फिर उसकी कन्वर्जेंस मान लो हम जांच लिए, वो कन्वर्जेंट निकला, तो इसका मतलब ये है कि ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। और हम जानते हैं कि देखो एक थ्योरम होता है, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो कोई सीरीज अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट हुआ, यानी कि सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट। ये इसका है तरीका निकालने का। यानी कॉम्प्लेक्स सीरीज के कन्वर्जेंस की जांच यूं की जाती है, पहले हम पता करते हैं कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, फिर हम दुहाई देते हैं कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। बात समझ में आ गई ना आपके? तो अब हम कोई सीरीज, कॉम्प्लेक्स सीरीज मान लो कहीं लिख दें और लैंग्वेज हम इस तरह से बोले, दिस सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड हेंस कन्वर्जेंट, तो बात आपके समझ में आएगी ना। उदाहरण के लिए इस वाली सीरीज को ले ही लेते हैं जो अभी बातचीत हम कर रहे थे, सिग्मा यूएन इक्वल टू सिग्मा, पूरा लिखना पहले, 1 प्लस जेड अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सो वन, ठीक है ना। इसको सिग्मा के फॉर्म में अगर हम लिखें तो जाएगा सिग्मा जेड टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, और n को हम 0 से वेरी करा दें, चलेगा, 0 टू इन्फिनिटी। तो n बराबर 0 रखने से z टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 भी 1 हो जाएगा। यहाँ भी वेरिएशन जो हम लोग प्राय 1 टू इन्फिनिटी लेते हैं, यहाँ हम 0 से कर दे रहे, क्या फर्क पड़ता है। इम्प्लाइज दैट सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी मॉड un इज इक्वल टू सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी मॉड z होल टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। तो इसमें मॉड un इज इक्वल टू मॉड z होल टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n है। मॉड un प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड z होल टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होल फैक्टोरियल। ये रेशियो टेस्ट हम लगाने जा रहे हैं, मॉड un अपॉन मॉड un प्लस 1। कुछ लोग उल्टा लिखते हैं, मॉड un प्लस 1 अपॉन मॉड un। तो जो लोग वैसा लिखते होंगे वो लोग हम लोगों को कहेंगे कि कुछ लोग उल्टा लिखते हैं, तो सब ठीक है। इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, मॉड z होल टू दी पावर n अपॉन मॉड z होल टू दी पावर n प्लस 1 होल फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू, ये कैंसिल करेगा तो यहाँ n प्लस 1 छूटेगा, n प्लस 1 अपॉन ये छूटेगा मॉड z। ये अब हम लिमिट ले लेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड un अपॉन मॉड un प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 अपॉन मॉड z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जो कि निश्चित रूप से 1 से बड़ा है। इस काम को एक बार चेक कर लो, दिस अपॉन दिस ठीक की है ना, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर, और इसका डिनोमिनेटर अपॉन इसका डिनोमिनेटर, ठीक है, ठीक है। तो जब इस रेशियो का मान 1 से बड़ा आता है तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है। देयरफॉर सिग्मा मॉड un इज कन्वर्जेंट एंड सो सिग्मा un is absolutely convergent, फिर वही हम लिखेंगे, वी नो दैट every absolutely convergent series is convergent therefore सिग्मा un जो कि 1 प्लस जेड अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन है,
इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट सीरीज है। तो कन्वर्जेंट भी बोलते हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो हाई है। तो मैंने आपको ये दिखा दिया, करके दिखा दिया कि ये जो सीरीज है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, यानी कन्वर्जेंट सीरीज है। क्लियर? तो अब जब भी हम e टू द पावर z, log z, sin हाइपरबोलिक z इनकी डिफिनीशंस लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे कि द एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज फलाने इज डिनोटेड बाय दिस कॉल्ड, ऐसा। ये जितने भी है ना, ये सब इनफाइनाइट सीरीज है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज है। इनके नोटेशंस ऐसे बना दिए गए हैं जिसके कारण थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बिगिनर्स को, लेकिन जो पढ़ लेगा सीख लेगा उसके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। नोटेशंस ऐसे क्यों डाले गए इसके पीछे भी मैं आपको कारण बताऊंगा, मनोवैज्ञानिक कारण बताऊंगा। तो आज हमने आपको इस प्लेलिस्ट के बारे में पूरी बात समझा दी कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कंसेप्ट इसमें घुसा हुआ है। पूरे बातचीत को अगर हम पढ़ाएं तो 3, 4, 5 लेक्चर में आसानी से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो मैकेनिकल ट्रेनिंग होगी। मैं आपको मैकेनिकल ट्रेनिंग के साथ साथ ट्रेनिंग ऑफ मैकेनिज्म भी दूंगा। मैकेनिज्म जानना, रहस्य जानना, राज जानना, सब्जेक्ट सीखना, सब्जेक्ट जानना, रेसा जानना, ये ज़रूरी है। तो जिसे इंटरेस्ट है वो हमारे इस प्लेलिस्ट को विस्तार से देखें। वीडियोस इसमें बहुत बनेंगे, अरे 20 तो वीडियो हो ही जाएंगे, लेकिन बहुत विस्तार से आपको हम ये इलाका देंगे आपके सामने। अगर आप रुचि रखते हैं विषय सीखने में तो आप देखिए, मज़ा लीजिए, आनंद लीजिए। अन्यथा मैकेनिकल ट्रेनिंग देने वाले आपको बहुत तेरे मिल जाएंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम शुरू कर देंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़।